हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की एक और क्लास में। तो यह आपकी सामाजिक अध्ययन की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बेसिक से पढ़ा था और आज हम मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य प्रशासन में क्या आता है कि मौर्य का जो केंद्रीय शासन था, केंद्रीय शासन किस तरह से होता था, क्या क्या इसमें पार्ट होते थे और किसके अंडर में क्या आता था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर कैसे रहते थे, राजकीय आय कैसे होती थी, कौन इसका जिम्मेदार होता था, राजकीय व्यय खर्च कितना होता था, कैसे होता था, और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन कैसा था और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी क्या थे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मौर्य प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत को पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त हुई थी। सत्ता का केंद्र राज्य होता था। कौन होता था? राज्य, परंतु वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौन कौन से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग कौन कौन से बताए हैं? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। सम्राट जो है 5 विषयों पर मंत्रियों से सलाह लेता था। तो सम्राट जो है कौन कौन से ऐसे विषय थे जिन पर मंत्रियों से सलाह ली जाती थी? जैसे देश रक्षा तथा विदेशों से संबंध, देश की रक्षा कैसे करनी है, दुश्मनों से किस तरह से बचाव करना है और विदेशों से कैसे संबंध रखने, ये सब जो है जो राजा होता था, सम्राट होता था, वह मंत्रियों से सलाह लेता था। किन विषयों पर? रक्षा करने पर, राज्य के आय के साधन पर, किसी कार्य को समय तथा स्थान का निर्धारण करने पर, आकस्मिक आपदाओं के लिए व्यवस्था करने पर और कार्य सिद्धि, यानी कि शासन को सुचारू रूप से चलाना। अब मौर्य प्रशासन को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मौर्य प्रशासन जो चंद्रगुप्त मौर्य का था वो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन। तो आज हम इसमें तीनों पढ़ने वाले हैं। केंद्रीय शासन की हम पहले बात करते हैं। तो केंद्रीय शासन में क्या होता था? यहाँ पर 18 महामात्य होते थे। महामात्य का मतलब क्या होता है? महामात्य का मतलब होता है महामंत्री। ठीक है, महामंत्री। तो अच्छे एग्जाम में एक वर्ड पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि तीर्थ क्या था, इतिहास में तीर्थ क्या था। अब ये तीर्थ वो नहीं है जो तीर्थ यात्री घूमने जाते थे, वो वाला तीर्थ नहीं है ये तीर्थ है इस काल में शासन के विविध विभाग तीर्थ कहलाते थे। ठीक है, जो मौर्य शासन था उसके विविध विभाग थे, जैसे आय विभाग, रक्षा विभाग, उनको तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? 18। कितने तीर्थ थे मौर्य शासन में? 18। ये बहुविकल्प में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक तीर्थ एक महामात्य के अधीन रहता था। प्रत्येक तीर्थ एक महामंत्री के अंडर में रहता था। और जैसे मान लो रक्षा का तीर्थ है, रक्षा का विभाग है, तो उसका एक महामंत्री होता था, उसके अंडर में सारा कार्य काम उसका होता था। अब 18 कौन कौन से हैं ये देखिए। मंत्री और पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, ठीक है, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, नायक, कर्मांत। तो ये 18 हैं। इन 18 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? पहला यहाँ पर आपका मंत्री और पुरोहित। मंत्री और पुरोहित कौन होते थे? ये दोनों अलग अलग पद थे। ठीक है, मंत्री और पुरोहित जो है अलग अलग पद थे, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आचार्य चाणक्य, ठीक है, आचार्य चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य गुरु थे, तो वो उनके मंत्री भी थे और पुरोहित भी थे, दोनों पदों पर विद्यमान थे। यानी कि मंत्री और पुरोहित दोनों पदों का कार्यभार चाणक्य ने संभाल रखा था। बाद में राधागुप्त जैसे प्रतापी अमात्य भी संभवतः मंत्री और पुरोहित दोनों पदों पर ही रहे थे। उसके बाद चाणक्य के बाद राधागुप्त आए थे जो मंत्री और पुरोहित दोनों पद पर रहे थे। अब बात करते हैं समाहर्ता की। समाहर्ता किसको कहते थे? तो विविध जनपदों के शासन के लिए नियुक्त राजपुरुषों को जहाँ समाहर्ता कहते थे। ठीक है, समाहर्ता का मतलब क्या है? मान लो एक राज्य है, वहाँ पर जनपद बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर एक जनपद सबको बांट दिया जाता था कि भाई तुम्हें इस जनपद की रक्षा करनी है, ये जनपद तुम्हारे अंडर में है। तो यहाँ से वहीं जनपदों के शासन का संचालन करने वाला विभाग भी समाहर्ता नामक अमात्य के अधीन था। जो इनका संचालन करता था जनपदों के शासन का, उसको भी समाहर्ता कहा जाता था। राजकीय करों को एकत्र करना इस विभाग का सर्वप्रधान कार्य था। यानी कि समाहर्ता का क्या कार्य था कि राजकीय जितने कर है, टैक्स होते हैं, ठीक है, टैक्स होते हैं ना, उनको इकट्ठा करना इसका कार्य था। अब सन्निधाता, सन्निधाता क्या होता है? राजकीय कोष, कोष मतलब जहाँ पर पैसा इकट्ठा होता है, धन इकट्ठा होता है, कितनी आय हुई वो इकट्ठा होता है। राजकीय कोष का विभाग सन्निधाता के हाथों में होता था। या यूँ कहें कि सन्निधाता वह व्यक्ति होता था जो राजकीय कोष का हिसाब किताब रखता था।
राजकीय आय और व्यय, कितनी आय हुई, कितना खर्च हुआ, इसका हिसाब रखना और उसके संबंध में नीतिगत निर्धारण करना ही संनिधाता का ही कार्य था। उसके बाद सेनापति की हम बात करें तो सेनापति कौन होता था? सेनापति युद्ध विभाग का महामात्य होता था। ठीक है, युद्ध विभाग मतलब जो युद्ध करते थे, जब युद्ध होता था, युद्ध की तैयारी होती थी, तो वहाँ पर महामंत्री कहा जाता था सेनापति को। युद्ध का महामंत्री सेनापति होता था। महामात्य का मतलब महामंत्री होता है। चाणक्य ने सेनापति की अर्हताओं और दायित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि सेनापति संपूर्ण युद्ध विद्या तथा अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत हो, हाथी घोड़ा तथा रथ के संचालन में समर्थ हो, वह चतुरंग पदाति अश्व रथ हस्ती सैन्य कार्य तथा स्थान का निरीक्षण करे। यानी कि सेनापति ऐसा होना चाहिए जिसको हर अस्त्र शस्त्र का नॉलेज हो, ज्ञान हो। ठीक है, भाला चलाना, अस्त्र चलाना, शस्त्र जितने भी थे सब चलाना, युद्ध विद्या, तीर चलाना, सबको उसको आना चाहिए और सबको उसको हाथी घोड़ा रथ सब चलाना आना चाहिए, सब में वो माहिर होना चाहिए। वो ही सेनापति बनने के लायक था। सेनापति वो होता है। युवराज की हम बात करें, युवराज कौन होता था? तो जब राजा की मृत्यु होती थी वहाँ पर उसके बाद उसका युवराज राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, युवराज राजा की मृत्यु के बाद जहाँ युवराज राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता था, वहीं राजा के जीवन काल में भी वह शासन में हाथ बटाता था। जैसे मान लो राजा जिंदा है तो राजा के जिंदा होने पर भी वह जो शासन था उसमें हाथ बढ़ाता था कि सलाह देता था कि किस तरह से क्या कार्य करना है प्रजा के लिए। और युवराज जो है राजा की मृत्यु के बाद युवराज के अंडर में पूरा कार्यभार आ जाता था, वही राजा बन जाता था, उसको युवराज कहा जाता था। राजा की अनुपस्थिति में वह रिजेंट का भी कार्य करता था। प्रदेष्टा क्या था? प्रदेष्टा मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे। ठीक है, मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे। कौन से? धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। तो कंटक शोधन न्यायालयों के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे। बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है कि कंटक शोधन न्यायालयों के न्यायाधीश को क्या कहते हैं? प्रदेष्टा। और 4 ऑप्शन होंगे तो आप प्रदेष्टा पर टिक लगा दोगे। व्यवहारिक 7वें नंबर का है व्यवहारिक। तो धर्मस्थलीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को व्यवहारिक कहते थे, इसी को धर्मस्थ भी कहते थे। नायक की हम बात करें तो सेना के प्रमुख संचालक को नायक कहते थे। किसे कहते थे? सेना के प्रमुख संचालक को नायक कहते थे। सेनापति सैन्य विभाग का महामात्य होता था, पर नायक सेना का युद्ध क्षेत्र में संचालन कार्य करता था। नायक सेना के मुख्य संचालक, जो सेना का जो मुख्य संचालन करता था उसको नायक कहा जाता था। फिर उसके बाद है नेक्स्ट 8 पन्ना कारमांतिक। कारमांतिक क्या होता था? मौर्य काल में जब मौर्य का शासन था उसमें राज्य की ओर से अनेक कारखानों का संचालन होता था, मतलब फैक्ट्रियाँ बहुत चलती थी वहाँ पर। तो खानों, जंगलों, खेतों आदि से एकत्र कच्चे माल को विविध प्रकार के तैयार माल के रूप में परिवर्तित करने के लिए राज्य की ओर से जो कारखाने थे उनका संचालन कारमांतिक के अधीन था। मतलब क्या है कि जो कच्चा माल होता था, कच्चे माल से नया माल बनाना, जो तैयार करना, उसका जो कार्य संचालन था वो कारमांतिक के हाथ में होता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष कौन होता था? मंत्री परिषद अध्यक्ष तो राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। भाई अच्छे बुरे काम के लिए राजा को सलाह देनी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका एक पृथक विभाग होता था जिसके अध्यक्ष की गिनती राज्य के प्रधान 18 तीर्थों में की जाती थी। दंडपाल किसे कहते थे? दंडपाल भी सेना के साथ ही संबंध रखता था। इसका विशेष कार्य सेना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना और प्रबंध करना होता था। भाई सेना की क्या आवश्यकता है, सेना को क्या चाहिए, हथियार चाहिए, ठीक है, शस्त्र चाहिए, रथ घोड़े चाहिए, तो उसकी जो आवश्यकता थी वो दंडपाल को ही करना होता था। अंतपाल की हम बात करें तो अंतपाल में क्या था? अंतपाल मगध साम्राज्य में सीमांत प्रदेशों का बड़ा महत्व था। ठीक है, मगध जो साम्राज्य था उसमें सीमांत प्रदेश थे, उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व था। उस समय सीमा की रक्षा के लिए बहुत से दुर्ग बनाए जाते थे। सीमा की रक्षा के लिए बहुत से दुर्ग, जिसको किले बोलते थे, तो सीमा की रक्षा के लिए किले बनाए जाते थे और किले पर सैनिक तैनात किए जाते थे। तो इन दुर्गों को प्रमुख का अंतपाल कहा जाता था। अब दुर्गपाल किसे कहते थे? दुर्गपाल जिस प्रकार सीमा प्रदेशों के दुर्गपाल अंतपाल के अधीन थे, वैसे ही साम्राज्य के अंतर्वर्ती दुर्ग दुर्गपाल के अधिकार में रहते थे। उसके बाद नागरक की हम बात करें तो नगर के शासन का सर्वोच्च अधिकारी नागरक होता था। नगर के शासन का सर्वोच्च अधिकारी, भाई जिसके हाथ अंडर में नगर होता था तो उसका सर्वोच्च अधिकारी नागरक कहलाता था। विशेषतः राजधानी का शासन नागरक के हाथ में ही रहता था। साम्राज्य में राजधानी की विशेष महत्ता होती थी।
ठीक है। प्रशासता, यहाँ पर राजकीय आज्ञाओं पर शासन आश्रित होता है चाणक्य के अनुसार। उसके बाद व्यवहारिक आपको पढ़ना है, यहाँ पर अंतर्विषयक पढ़ लेना और आठविक पढ़ लेना, ये तीनों आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिएगा। अब सैन्य व्यवस्था की हम बात करते हैं। सैन्य व्यवस्था मतलब सुरक्षा कैसे करनी है, मिलिट्री फोर्स। तो मौर्य प्रशासन में सेना का एक अलग विभाग था, सेना का अलग विभाग था। सेना का प्रबंध एक मंडल करता था, इसमें कुल 30 सदस्य होते थे। तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें कुल कितने सदस्य होते थे, सेना में कितने सदस्य होते थे सेना के प्रबंध के मंडल में। तो इसकी भी 6 समितियां होती थी, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। सेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब बहुविकल्प में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेनापति। चंद्रगुप्त की चतुरंगिणी सेना थी, चंद्रगुप्त की चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक होते थे। उसके पास एक नौसेना भी थी, ठीक है। अब प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, मतलब 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 30,000 हाथी पर वो घोड़े पर चलने वाले, और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। न्याय व्यवस्था की हम बात करें। अब मौर्य शासन में न्याय व्यवस्था किस तरह से थी, जुडिशियल सिस्टम। तो सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। भाई कोई भी न्याय होता, किसी दोषी को, विक्टिम को लाया जाता था जब सभा में, तो उसका जो फैसला है वो राजा ही सुनाता था, सम्राट ही सुनाता था। तो निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे, जहाँ ग्रामीण और ग्रामबद्ध अपना निर्णय देते थे। इनके ऊपर संग्रहण 10 गाँव का, ठीक है, द्रोणमुख 400 गाँव का। अब एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि संग्रहण किसे कहते थे, 10 गाँव के लिए संग्रहण कहलाता था। 400 गाँव का द्रोणमुख, 800 गाँव का स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। इनके ऊपर पाटलिपुत्र में विद्यमान धर्मस्थलीय दीवानी न्यायालय जिसको कहा था, और कंटक शोधन यानी कि फौजदारी न्यायालय। नगरों के न्यायाधीश व्यवहारिक महामात्र मतलब महामंत्री, और जनपदों के न्यायाधीश राजुक कहलाते थे, ठीक है। नगरों के न्यायाधीश किसे कहते थे, व्यवहारिक महामात्र, और जनपद के न्यायाधीश को क्या कहते थे, राजुक। कौटिल्य ने विधि के 4 स्रोत माने हैं, कौन कौन से, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा। दंड विधान अत्यंत कठोर था। अपराध की गंभीरता के अनुसार धिक्कार, बंधन, अंगभंग, निर्वासन अथवा मृत्युदंड दिया जाता था। अब गुप्तचर की हम बात करें, गुप्तचर की व्यवस्था कैसी थी। तो मौर्य साम्राज्य के केंद्रीकरण का आधार गुप्तचर व्यवस्था थी, ठीक है। केंद्रीकरण का आधार जो है गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर कौन कौन से होते हैं, वो गुप्त रूप से पता लगाते हैं कि हमारे देश में क्या गतिविधि, कोई दुश्मन आक्रमण तो नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरे देशों से खबर लाना, ये गुप्तचर्य कार्य होता था। तो गुप्तचर व्यवस्था ने विशाल साम्राज्य और इसकी विशाल नौकरशाही पर केंद्रीय नियंत्रण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, चर या गूढ़ पुरुष। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चर या गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था। तो गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, संस्था और संचारा। संस्था क्या थे, जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे, मतलब एक ही स्थान पर रह गए और उनको वहीं पर ही पता लगाना है गुप्तचर के बारे में। संचारा ये घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करते थे। अब राज्य की आय किस तरह से होती थी, ठीक है, राज्य की आय जो है वो किस तरह से होती थी, स्टेट की इनकम। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजकीय आय के निम्नलिखित साधन बताए गए हैं। पहला, दुर्ग। नगरों से जो विविध आमदनी की मगध साम्राज्य की होती थी, नगरों से जो विविध यानी कई प्रकार की आमदनी मगध साम्राज्य से होती थी, उसे दुर्ग कहा जाता था। उसके बाद दुर्गों से आय के लिए विविध साधन सम्मिलित थे। कौन कौन से, शुल्क, इसको चुंगी कहते थे। नाप, तौल और माप के साधनों को प्रमाणित करने से प्राप्त आय को नाप कहते थे। नागरक, नगर के शासक द्वारा लगाए गए जुर्मानों से जो आय होती थी उसको नागरक कहते थे। मुद्रा के रूप में आय मिलती थी। नगर प्रवेश के समय मुद्रा लेने से होने वाली आमदनी क्या था, सरकारी पास, मतलब नगर में प्रवेश करोगे तो भैया पास दोगे, टैक्स दोगे। सुरा, शराब के ठेकों से जो टैक्स होती थी, आय होती थी, उसको सुरा कहते थे। सूना, बूचड़ खानों से जो आमदनी होती थी। घृत, घी के कारोबार से वसूल होने वाला जो टैक्स था उसको घृत कहते थे। नमक, नमक बनाने पर जो लगाया गया टैक्स था वो नमक कहलाता था। अब राष्ट्र की हम बात करें तो देहातों या जनपदों से
जो आमदनी राज्य की होती थी उसे राष्ट्र कहते थे। ठीक है, देहात मतलब गाँव का एरिया, और जनपद से जो भी आमदनी राज्य की होती थी उसे राष्ट्र कहते थे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की आय होती थी। कौन कौन सी आय? सीता, भाग, बलि, वणिक, नदी, नाव। तो नौका से नदी पार करने वाला भी टैक्स लिया जाता था, उससे आय होती थी। नदियों पर बने हुए पुल पर से पार उतरने के लिए कर। ठीक है, नदियों से जो पुल होता था उसको भी टैक्स लिया जाता था भाई, पुल पर चढ़ने का। देहात के व्यापार पर टैक्स लिया जाता था। तीर्थ स्थान पर घूमने का टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो ये सब आय के साधन थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं राजकीय व्यय के बारे में। व्यय मतलब खर्च कितना होता था जो राज्य की, भाई ये तो हमने पढ़ ली कि आय के स्रोत क्या थे, अब खर्च भी तो देखना है यहाँ पर। तो खर्च होती थी बहुत से उपयोगी चीज़ों में राज्य का वैयक्तिक खर्च पड़। ठीक है, राजा का वैयक्तिक खर्च, राजा का अपना खर्च, उसके खाने पीने का, रहने कपड़े का। ठीक है, उसके बाद राज कर्मचारियों को वेतन भी देना होता था, राज्य कर्मचारियों को वेतन देना होता था। सैनिक व्यय, सैनिकों पर खर्च करना था। हाथी घोड़े खरीदने थे। शिक्षा पर व्यय था। ठीक है, उसके बाद दान भी देना था, दान पर भी खर्च होता था। सहायता करनी थी। सार्वजनिक आमद प्रमोद, सार्वजनिक हित के कार्य, तो ये सब खर्च थे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम राजकीय व्यय डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।